हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे एक मोस्ट अवेटेड टॉपिक के बारे में, जो कि है फिलीपींस वीज़ा फॉर इंडियन सिटीजन्स गाइस। तो हम बात करेंगे वीज़ा के रिक्वायरमेंट्स के बारे में, वीज़ा फीस के बारे में, और वीज़ा कितने दिन में आता है, और अगर आप बिजनेस करते हो या एम्प्लॉयड हो या स्टूडेंट हो तो फिर आप कैसे टाइप का वीज़ा अप्लाई कर सकते हो और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, उसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में अच्छे से क्लियर कर दूंगा। एंड आप में से बहुत सारे लोगों ने फिलीपींस वीज़ा के बारे में वीडियो ऑलरेडी देख रखी होगी, लेकिन मैंने बहुत लोगों का कमेंट पढ़ा कि फिलीपींस वीज़ा फॉर इंडियंस के लिए वीडियो बनाओ, और आप लोग बोलते हो कि इसके ऊपर वीडियो पहले से है लेकिन मेरी वीडियो ज़्यादा अच्छी क्लियर समझ आती है। तो इसके लिए थैंक्स गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो ज़्यादा अच्छी लगती है। सो हे गाइस, दिस इज योर होस्ट निक्सन रिवेरा एंड लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस वीडियो। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि आज तक आपने जितने भी फिलीपींस वीज़ा की वीडियो देखी होगी उसमें आपको डराया गया होगा कि फिलीपींस का टूरिस्ट वीज़ा रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है और फिलीपींस का वीज़ा मिलना बहुत हार्ड है और बाकी सब बकवास। एंड बाकी यूट्यूबर सिर्फ इसलिए ये सब बोलते हैं क्योंकि उनका जो टॉपिक होता है वीडियो का वो होता है फिलीपींस वीज़ा ऑन अराइवल का, इसलिए लोग ऐसा बोलते हैं कि एम्बेसी से वीज़ा लेना बहुत हार्ड है। बट ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और हाँ गाइस, ये बात थोड़ी बहुत सही भी है कि फिलीपींस का वीज़ा लेना थोड़ा सा हार्ड है इंडियंस के लिए, एकदम थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन उतना भी हार्ड नहीं है कि एकदम आप ले ही नहीं सको, ठीक है। जैसे बाकी यूट्यूबर्स बताते हैं, तो आप अपने अंदर से डर निकाल दो और एकदम रिलैक्स हो जाओ, सबको वीज़ा मिलता है और आपको क्यों नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको भी फिलीपींस वीज़ा ज़रूर मिलेगा। अब गाइस, रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपको फिलीपींस का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कहाँ से करना है। तो गाइस, ये वीज़ा आप 3 जगह से अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहला तो अपना एम्बेसी से, और फिलीपींस की एम्बेसी दिल्ली में है, चाणक्यपुरी में, द रॉयल थाई एम्बेसी के पास में है, ठीक है। या तो फिर आप कॉन्सुलेट से भी अप्लाई कर सकते हो। मुंबई का कॉन्सुलेट 3 प्लेसेस में है, जैसे कि मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। तो अगर आप इन सब सिटी में रहते हो तो आप कॉन्सुलेट से भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। और जो थर्ड प्लेस है जहाँ से आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो वो है गाइस एजेंट के थ्रू। अब मान लो कि आप गुजरात से हो, तो अब आपको वीज़ा अप्लाई करना है, तो अब यहाँ दिल्ली तो जाके अप्लाई करोगे नहीं क्योंकि बहुत दूर पड़ता है। और या तो आप अपने एरिया में कोई वीज़ा का एजेंट ढूंढ लो, उसके थ्रू अप्लाई कर लो अपना वीज़ा, ठीक है। लेकिन एजेंट से अगर वीज़ा अप्लाई करोगे तो वो ज़्यादा पैसा लेगा। मानो कि वीज़ा की फीस 3200 है, तो एजेंट आपसे 8 से 10 हज़ार चार्ज कर लेगा, ठीक है गाइस। अब गाइस, वीज़ा की रिक्वायरमेंट जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फिलीपींस का टूरिस्ट वीज़ा कितने टाइप का होता है और आपको कौन सा वाला वीज़ा अप्लाई करना है। और इसमें मैं वीज़ा ऑन अराइवल और एम्बेसी वीज़ा के बारे में नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ एम्बेसी वीज़ा के बारे में बताऊंगा, जिसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो अभी तो आपको सिर्फ 9A वीज़ा के बारे में पता होगा, लेकिन 9A वीज़ा में बहुत सारे कैटेगरीज आते हैं। तो गाइस, 9A वीज़ा की फर्स्ट कैटेगरी है टेम्पररी विजिटर्स वीज़ा फॉर प्लेजर, और यही है जो टूरिस्ट वीज़ा है, और अगर आप टूरिज्म के लिए जाना चाहते हो तो यही अप्लाई करना है। उसके बाद आता है 9A टेम्पररी विजिटर्स वीज़ा फॉर रिलीजियस वर्कर्स एंड मिशनरीज, मतलब अगर आप किसी रिलीजियस काम से जा रहे हो तो आपको ये वाला वीज़ा अप्लाई करना है, और ये सब 9A वीज़ा के अंदर ही आते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका 9A टेम्पररी विजिटर्स वीज़ा फॉर बिजनेस, जो कि एक बिजनेस वीज़ा है। अब आपको ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप बिजनेस करने जा रहे हो और आप 9A की जगह टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर दिए बिजनेस वीज़ा की जगह, तो आपको बिजनेस करने में दिक्कत होगी, ठीक है। तो आपको 9A का विजिटर्स वीज़ा ही मिलेगा, लेकिन वो बिजनेस पर्पज़ के लिए अलग से वीज़ा मिलेगा, ठीक है। वहीं अगर आपको 9A वीज़ा टूरिज्म के लिए अप्लाई करोगे तो आपको टूरिस्ट वीज़ा मिल जाएगा गाइस। और इसके बाद भी बहुत सारे वीज़ा होते हैं कि जैसे कि 9B, 9C, 9E, 9F, जो कि एक स्टूडेंट वीज़ा होता है 9F, और होता है 9G जो कि एक वर्क वीज़ा है, और SRRB भी होता है, और एक 47A2 स्पेशल नॉन इमिग्रेंट वीज़ा भी होता है गाइस। तो मोस्ट प्रोबेबली आप में से ज़्यादातर लोग 9A टूरिस्ट वीज़ा ही अप्लाई करोगे। अब मैं इस वीडियो में 9A नहीं बोलूँगा, मतलब और सिर्फ टूरिस्ट वीज़ा बोलूँगा, ठीक है, क्योंकि 9A वीज़ा बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, तो हम इस वीडियो में इसको टूरिस्ट वीज़ा ही बोलेंगे। अब गाइस, हम बात करते हैं बेसिक रिक्वायरमेंट्स के बारे में, जो हर एप्लीकेंट के पास होना ज़रूरी है, एकदम मैंडेटरी ही है कि ये सब रिक्वायरमेंट होना ज़रूरी है। मतलब अगर आप 9A वीज़ा टूरिज्म के अप्लाई करते हो या बिजनेस के लिए अप्लाई करते हो या एज ए स्टूडेंट अप्लाई करते हो, देन ये सब डॉक्यूमेंट्स कॉमन है जो कि हर एक टाइप के वीज़ा एप्लीकेंट को चाहिए होते हैं। ये सब जो डॉक्यूमेंट्स जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस, फर्स्ट थिंग आपको जो चाहिए होगा वो है आपका इंडियन पासपोर्ट, जो कि कम से कम 6 महीने के लिए वैलिड हो और उसमें कुछ ब्लैंक पेजेस हो। अब नोट करने वाली बात यह है कि वेबसाइट पर लिखा है कि आपके पास ओरिजिनल पासपोर्ट वैलिड फॉर एटलीस्ट 6 मंथ बायॉन्ड द कंटेम्पलेटेड स्टे इन द फिलीपींस। अब यहाँ पर फोकस करना ये है, लिखा है कि बायॉन्ड द स्टे लिखा था, मतलब वेबसाइट में। मीन्स अगर आपको 59 डेज का टूरिस्ट वीज़ा ले रहे हो आप, तो आपका जो पासपोर्ट है वो 8 महीने के लिए वैलिड होना चाहिए। और वहीं अगर आप 1 साल का वीज़ा ले रहे हो तो आपका पासपोर्ट 1.5 साल के लिए वैलिड होना चाहिए गाइस, क्योंकि यहाँ पे बायॉन्ड द स्टे लिखा है। अब जो सेकंड चीज़ है जो आपको चाहिए होगा वो है एक वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, जिसको आप दिल्ली एम्बेसी की वेबसाइट से मतलब डाउनलोड कर सकते हो। जो फिलीपींस एम्बेसी दिल्ली की वेबसाइट खोलोगे ना आप, तो वहाँ पे वीज़ा एप्लीकेशन का जो फॉर्म है उसको डाउनलोड कर सकते हो, और उस फॉर्म में जो भी कुछ डिटेल पूछे होंगे वो सब आपको इंग्लिश में भरना है। और वहाँ पर ये भी मैंशनड है कि इट मस्ट बी फिल्ड बाय द एप्लीकेंट, मतलब फॉर्म आपको खुद से ही फिल करना है। और अगर आप एजेंट के थ्रू अप्लाई करवा रहे हो तो जब एजेंट आपका फॉर्म भरेगा तो आपको उसके साथ बैठ के अपना फॉर्म भरवाना है, ताकि कोई भी गलती ना हो, ठीक है। एंड जो थर्ड थिंग है वो है एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, जो कि 6 मंथ से पुराना ना हो, और ये फोटोग्राफ आप अपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में स्टिक करना पड़ता है, मतलब अटैच करना पड़ता है, चिपकाना होता है। और फोटो के बारे में मैं आपको एक और
चीज़ क्लियर कर देता हूँ, आपका फोटो एकदम क्लियर होना चाहिए और बैकग्राउंड व्हाइट कलर का होना चाहिए। और जैसे मैंने बोला है कि 6 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए आपका जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होगा। तो मान लो कि आपके पास एक फोटो है जो कि 1 ही महीना पुराना है और उस फोटो में आपके बाल हैं, लेकिन किसी भी कारण से आपको 10 दिन पहले टकला होना पड़ गया था। तो फिर जब आप 1 मंथ पुराना फोटो लगाना होगा ना आपको, तो वो काम नहीं आएगा। मतलब जो 1 महीना पहले वाला फोटो था जिसमें आपका बाल था, वो काम नहीं आएगा और आपको एक नया फोटो खिंचवाना पड़ेगा जिसमें आप टकले हो, वो वाला, ठीक है। और जो फोर्थ रिक्वायरमेंट है वो आपका बैंक स्टेटमेंट, मतलब आपको अपना 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट दिखाना पड़ेगा, विच मस्ट बी ड्यूली स्टैम्प्ड एंड साइंड बाय द बैंक ऑफिसर, मतलब बैंक मैनेजर। और गाइस फिफ्थ रिक्वायरमेंट है फोटो कॉपी ऑफ द डेटा एंड अमेंडेड पेजेस ऑफ द एप्लीकेंट्स पासपोर्ट। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपको अपना पासपोर्ट का फोटो कॉपी सबमिट कर देना है, ठीक है, विद एप्लीकेशन के साथ उसको मतलब अटैच करके सबमिट कर देना है। अब लिस्ट में जो डॉक्यूमेंट्स आएंगे वो थोड़े इंपॉर्टेंट है गाइस, तो उसको थोड़ा ध्यान से देखना। तो जो सिक्स रिक्वायरमेंट है वो आपका कॉपी ऑफ ई टिकट शोइंग कंफर्म फ्लाइट डिटेल्स, मतलब आपको अपना फ्लाइट टिकट अटैच करना पड़ेगा, फ्लाइट टिकट की फोटो कॉपी वीजा एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। और वहां पर ये भी लिखा था कि योर जर्नी प्लेन टिकट मस्ट बी प्रेजेंटेड टू द फिलीपीन इमिग्रेशन अपॉन एंट्री इनटू द फिलीपींस। तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, हम दिखा देंगे एंट्री के टाइम पर कि हमारे पास रिटर्न टिकट है करके, ठीक है। और ये कंफर्म होनी चाहिए, ये नहीं कि आप डमी टिकट दिखा रहे हो, वो लोग पीएनआर नंबर चेक कर लेते हैं इजीली। अब गाइस आपको देना होगा एक प्रोसेसिंग फी, जो कि 7th रिक्वायरमेंट है। प्रोसेसिंग फी इन डिमांड ड्राफ्ट ड्रॉन फ्रॉम एनी बैंक इन इंडिया विच with branch in New Delhi payable to Embassy of the Philippines and cash payments will not be accepted। मतलब आपको किसी भी बैंक से डिमांड ड्राफ्ट बनवा लेना है और एम्बेसी को जाके सबमिट कर देना है अपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। अब वैसे ये सारे तो थी बेसिक रिक्वायरमेंट्स, मतलब आप कोई भी वीज़ा अप्लाई करो, आप एम्प्लॉय हो, स्टूडेंट हो या फिर कुछ भी हो, आपको ये सारी जो डॉक्यूमेंट्स बताया ना मैंने, ये तो मैंडेटरी है, ठीक है। आपको ये 60 डॉक्यूमेंट्स दिखाना ज़रूरी ही है। मैं आपको एक बार और रिवाइज करवा देता हूँ गाइस। तो बेसिक डॉक्यूमेंट्स है आपका ओरिजिनल पासपोर्ट, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, बैंक स्टेटमेंट और पासपोर्ट का फोटोकॉपी एंड पासपोर्ट ऑफ योर टिकट्स एंड एक डिमांड ड्राफ्ट, जो कि उनकी प्रोसेसिंग फीस होती है गाइस। और मेरी एक और रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो ऐसे लगे कि ये बेस्ट वीडियो है फिलीपींस वीज़ा मतलब इंडियंस के लिए, फिलीपींस वीज़ा इंडियंस के लिए, तो कमेंट में एक बार ज़रूर लिख देना कि बेस्ट वीडियो फॉर फिलीपींस टूरिस्ट वीज़ा करके, ठीक है गाइस। अब गाइस बेसिक डॉक्यूमेंट्स के बारे में तो बातें हो गई, अब हम बात करेंगे कि एडिशनल डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं। मुझे पता है कि आप सैलरी स्लिप्स और इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में सोच रहे होंगे, तो गाइस मैं उन सबको भूला नहीं हूँ, लेकिन वो सब एडिशनल डॉक्यूमेंट्स के अंदर आते हैं और बेसिक रिक्वायरमेंट्स के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दी। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि एडिशनल डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि वो क्या क्या है। अब इसके बारे में बताने के लिए मैं कुछ कुछ एग्जांपल और सिनारियोज देके आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो गाइस अब एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में आपको सबसे पहले दिखाना होता है अपना कॉपी ऑफ क्रेडिट कार्ड्स और फॉरेन एक्सचेंज एंडोर्समेंट ऑफ द पासपोर्ट, जो कि आपके पासपोर्ट के बेसिस पे फॉरेन एक्सचेंज का दिखाना पड़ता है। मतलब ये तो आपके क्रेडिट कार्ड्स का कॉपी हो जाएगा या फिर आपको फॉरेन एक्सचेंज का स्लिप दिखाना होगा, और फॉरेन करेंसी एक्सचेंज का स्लिप या फिर जो फोरेक्स कार्ड का रिचार्ज होता है ना, वो भी दिखा सकते हो। और आप जब इंडिया टू फिलीपीन जाओगे तो आपको इंडियन रुपीस लेके नहीं जाना है और आपको सिर्फ यूएस डॉलर से लेके जाना है, ताकि वहाँ एक्सचेंज में कोई दिक्कत मत हो, क्योंकि आप में से बहुत कम ही लोगों के पास फोरेक्स कार्ड होगा और बाकी सब तो क्रेडिट डेबिट कार्ड वाले हैं। तो आप इंडिया से डॉलर ही लेके जाना, क्योंकि वहाँ पे डॉलर इजीली एक्सचेंज हो जाता है, लेकिन इंडियन रुपीज़ को एक्सेप्ट करने में दिक्कत करते हैं वहाँ पे। अब मान लो कि आपको कोई इन्वाइट कर रहा है फिलीपींस में, जैसे कि आपका कोई फैमिली मेम्बर है या कोई दोस्त है, अगर आपको इन्वाइट कर रहा है तो उसका जो इन्विटेशन लेटर होगा ना, उसको आपको एम्बेसी में सबमिट करना है। और जब आपको कोई इन्विटेशन लेटर भेजेगा तो उसको बोलना कि उसको नोटरी करवा ले फिलीपींस में, नहीं तो वो उसको एम्बेसी एक्सेप्ट नहीं करती, ठीक है। और इन्विटेशन लेटर में इन्वाइटिंग पार्टी का एड्रेस और फोन नंबर भी लिखा होना चाहिए। तो गाइस अब बेसिकली 3 टाइप्स के लोग होते हैं, एक तो हो गया अपना एम्प्लॉय, दूसरा हो गया अपना सेल्फ एम्प्लॉयड या बिजनेसमैन, और थर्ड हो गया स्टूडेंट। तो इनको क्या क्या एडिशनल डॉक्यूमेंट्स देना पड़ता है, इसके बारे में हम एक एक करके बात करते हैं। तो गाइस अब हम बात करते हैं उनके बारे में जो कि किसी कंपनी में जॉब करते हैं, और इसके बाद हम सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के बारे में भी बात करेंगे, और स्टूडेंट्स के बारे में लास्ट में बात करेंगे। तो अगर आप एम्प्लॉयड हो तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ करंट एम्प्लॉयमेंट दिखाना पड़ेगा, और ये सर्टिफिकेट आपको आपके एम्प्लॉयर से लेना होगा, जिसको शायद एचआर भी बोला जाता है। एंड सर्टिफिकेट में जो आपका एम्प्लॉयर होगा ना, उसका फुल नेम होना चाहिए और कंपनी का एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर भी होना चाहिए, क्योंकि एम्बेसी वाले शायद फ़ोन करके पूछ सकते हैं। और उसमें ये ज़रूर लिखा होना चाहिए कि आप उस कंपनी में कब से जॉब कर रहे हो, और आपकी सैलरी डिटेल्स भी होनी चाहिए जो आपका सर्टिफिकेट होगा उसमें। मतलब मान लो कि आप किसी कंपनी में 5 साल से जॉब कर रहे हो, तो उसमें एक ट्रस्ट हो जाता है ना कि ये बंदा वापस इंडिया आएगा क्योंकि ये यहाँ पे जॉब कर रहे हैं। और वहीं अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो और आपको सिर्फ 1 ही महीना हुआ है वहाँ पे काम करते हुए, तो फिर ऐसे में वीज़ा लेने में थोड़ा दिक्कत होता है और सैलरी स्लिप भी दिखाना पड़ता है। लेकिन अगर एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट में अगर आपके सैलरी का डिटेल्स दिया होगा जो कि आपको अपने एचआर से लेना है, तो फिर आपको सैलरी स्लिप देने की, एडिशनल से सैलरी स्लिप देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आप जॉब करते हो तो फिर आपको आईटीआर दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है गाइस। अगर आपके पास है तब तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं है और आप जॉब कर रहे हो तो आपको आईटीआर दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मान लो
कि मैं जॉब कर रहा हूँ और मेरी पेमेंट है 30,000 पर मंथ की, ठीक है। तो 12 मंथ का कितना हुआ, 3,60,000। तो मैं टैक्स नहीं दूंगा, क्योंकि 5 लाख से ऊपर वालों के लिए होता है ना जो टैक्स होता है वो। तो एम्प्लॉयज़ को ITR दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आप ऑफिस से 15 दिन की छुट्टी लेके फिलीपींस जा रहे हो, तो आपका जो वैकेशन का लीव होगा, जो आप एप्लीकेशन उनको सबमिट करोगे, तो उसके अप्रूवल का भी जो आएगा आपके HR से अप्रूवल कि हाँ आप आपको छुट्टी दे रहे हैं करके, तो उसका भी कॉपी आप अटैच कर सकते हो। और गाइज ये एडिशनल डॉक्यूमेंट्स है, ऑल राइट। और जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स थे ना, वो सब आपको सबमिट करना ही पड़ेगा। उसके बाद ये एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करना पड़ता है। एक और बार बोलना चाहूंगा कि अगर आपको ये लग रहा है कि ये वीडियो बेस्ट है फिलीपींस वीजा के लिए, तो कमेंट में एक बार लिख जरूर देना कि बेस्ट वीडियो फॉर फिलीपींस टूरिस्ट वीजा करके, ठीक है गाइज। अब हम बात करेंगे उनके लिए जो जॉब नहीं करते और सेल्फ एम्प्लॉयड है, ये बिजनेस करते हैं। तो गाइज अब जैसे कि मैंने बताया कि एम्प्लॉयज को तो इनकम टैक्स रिटर्न दिखाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, उनके पास सैलरी स्लिप्स होता है। वैसे ही सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को सैलरी स्लिप्स दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो फिर आपको वो सारे बेसिक डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं जो कि मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया था। और उसके बाद आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न की फोटो कॉपी सबमिट करनी है। और अगर आपके पास GST नंबर है तो उसके पेपर्स का भी फोटो कॉपी अटैच कर देना। और पैन कार्ड का फोटो कॉपी आपको अटैच करना मैंडेटरी है। और सैलरी स्लिप्स तो होगा नहीं आपके पास, क्योंकि आप लोग तो बिजनेस कर रहे हो, तो सैलरी आपको देगा कौन। तो आपको ITR GST और पैन कार्ड का फोटो कॉपी सबमिट कर देना है। और वेबसाइट पर सिर्फ ITR और पैन कार्ड ही लिखा है, तो अगर GST नहीं है तो भी कोई बात नहीं। और अगर हो सके तो आप अपने दुकान के पेपर्स, या फिर अगर अपने कोई दुकान लिया हुआ है किराए में, तो जिसका दुकान है उसका मतलब एग्रीमेंट होता है ना कि मैं इतने दिन तक आपके दुकान में रखूंगा और आप में कोई हटा नहीं सकते। तो अगर एग्रीमेंट का कोई पेपर होगा तो उसको भी अटैच कर देना। अब एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयड लोगों के बारे में तो बात हो गई, ठीक है। अब हम बात कर लेंगे स्टूडेंट्स के बारे में। और स्टूडेंट्स तो गाइस दो दो कैटेगरीज के होते हैं। एक तो होते हैं स्कूल स्टूडेंट जिनको SSP मिलता है, और एक होते हैं कॉलेज वाले। और ये जो मैं स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ ना, ये ऐसे स्टूडेंट्स हैं, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए हैं जो कि इंडियन हैं और फिलीपींस के किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं। एंड इफ यू आर ए स्टूडेंट देन योर सर्टिफिकेट ऑफ एनरोलमेंट और लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस फ्रॉम स्कूल और यूनिवर्सिटी विल बी रिक्वायर्ड. Like you guys already know that students will have to apply for a tourist visa, and then once they reach Philippines, then they do convert their 9A visa to 9F visa later. So you guys can't present employment letter or income tax return anymore. So students have to apply or present all their documents shown in the basic requirements, and then the letter of acceptance will be the additional documents for you guys. All right. और अब हमारी वीडियो यहीं पर कंप्लीट हो गई है सिर्फ एम्बेसी वीज़ा के बारे में। एंड अब मैं आपको थोड़ा बहुत वीज़ा ऑन अराइवल के बारे में बता देता हूँ गाइस। तो इंडियंस को फिलीपींस में वीज़ा ऑन अराइवल लेने के लिए चाहिए होता है उनका पासपोर्ट विद वैलिडिटी ऑफ 6 मंथ्स एंड 2 ब्लैंक पेजेस एंड योर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स गाइस। एंड आपका एक रिटर्न टिकट कि आप फिलीपीन से कब वापस जाओगे, एंड नो डेरोगेटरी रिकॉर्ड विद द फिलीपींस ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन। और आपके पास होना चाहिए एक वैलिड मल्टीपल एंट्री वीज़ा ऑफ कंट्रीज लाइक US, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और ऑफ शेंगन एरिया, और ऑफ यूनाइटेड किंगडम और सिंगापुरियन मल्टीपल एंट्री वीज़ा और परमानेंट रेजिडेंस परमिट। अब हमारे लिए बाकी देशों का वीज़ा लेना तो बहुत हार्ड हो जाता है, लेकिन सिंगापुर का मल्टीपल एंट्री वीज़ा हम लोग को ईजिली मिल जाता है। और फीस भी शायद 1800 से 2200 के आसपास होता है। तो आप लोग सिंगापुर का मल्टीपल एंट्री वीज़ा ईजिली अप्लाई कर सकते हो, जो कि 2 साल का होता है। और आप उस 2 साल के अंदर फिलीपींस में कितने बार भी वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हो। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप सिंगापुर का वीज़ा लेके जाते हो फिलीपींस में, तो आपको सिंगापुर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है और आप सीधा फिलीपींस जा सकते हो, क्योंकि वेबसाइट पर लिखा था कि यूज्ड एंड अनयूज्ड वीज़ा। मतलब अगर आप अपने सिंगापुर का वीज़ा को यूज़ नहीं किया है सिंगापुर जाके, फिर भी आप डायरेक्टली इंडिया टू फिलीपींस जा सकते हो, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ठीक है। और इसके ऊपर मैं कभी आराम से एकदम डिटेल में आपको बताऊंगा। तो बस गाइस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ कमेंट में #निक्सन रिवेरा लिख देना। और मेरी इंस्टा ID डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, अगर कोई क्वेश्चन है तो DM कर सकते हो, या फिर आप कमेंट करके भी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो मिलते हैं गाइस अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए गुड डे।